हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की रिवीजन कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य को पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी मानी जाती है। अगर हम रीति शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें कि रीति शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो रिंग धातु में एक तिच प्रत्यय जुड़ने से रीति शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग। अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग यानी तरीका बतलाया जाता है, उसे हम रीति काव्य कह सकते हैं। सामान्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके, जैसे रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में रचा गया है, उसे हम रीति काव्य कह सकते हैं। नगेंद्र कहते हैं, विशिष्ट रचना पद्धति या विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य हिंदी में रचा जाता है, उसे हम रीति काव्य कहते हैं। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार रीति काव्य का काव्य आम जनता का काव्य न मानकर दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। अब प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में दरबारी संस्कृति का काव्य हम किसे कहेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो हम क्या कह सकते हैं उत्तर में? रीतिकाल कहेंगे। रीतिकाल में आपसे प्रवृत्तियों संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीतिकाल की कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, इसके उदय को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रचना और रचनाकारों को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रीतिकाल के नामकरण संबंधी प्रश्न कि रीतिकाल को किस नाम से पुकारा जाता है, सर्वमान्य मत कौन सा है और किस किस विद्वान ने कौन कौन सा नाम दिया है। अगर हम विश्व बंधुओं की बात करें, प्रश्न पूछा जाता है तो इन्होंने रीतिकाल को अलंकार काल नाम दिया है, अलंकृत काल या अलंकार काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्हें रीतिकाल को रीतिकाल कहा है और यही सर्वमान्य मत भी माना जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा और रामकुमार वर्मा ने भी इसे कला काल नाम दिया। अगर अब हम रीतिकाल के उदय के कारणों की बात करते हैं कि रीतिकाल का उदय क्यों हुआ, क्यों एकदम से भक्तिकाल से रीतिकाल आया और इसकी जो अलग विशेषताएं हैं वो किस वजह से रीति काव्य का उदय हम मान सकते हैं, तो सबसे पहले जो मत पूछा जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कहते हैं कि आश्रयदाताओं की रुचि अर्थात अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। यानी इन्होंने क्या कहा, संस्कृत साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव की वजह से रीतिकाल का उदय हुआ है। नगेंद्र कहते हैं कि दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश और निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने रीति काव्य लिखा। अर्थात जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराशा को नगेंद्र ने रीतिकाल के उदय का कारण माना। तो फिर रीतिकाल का पतन क्यों हुआ? 200 वर्षों के अल्प समय में ही रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 ईस्वी, इतने अल्प समय में ही रीतिकाल का पतन क्यों हुआ? प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि कौन सा कारण रीतिकालीन या साहित्य के पतन का कारण है या कौन सा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव हम रीतिकालीन काव्य में देखने को मिलता है। चमत्कार की अतिशयता यानी पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हुआ है, इस वजह से भी रीतिकाल का पतन हम मान सकते हैं। और अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता के कारण जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रीतिकाल की मानी जाती है, उस वजह से रीतिकाल का पतन हुआ। अब हम बात करते हैं रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं की कि रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। रीति निरूपण की प्रवृत्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है, यानी काव्य के विविध अंगों के लक्षणों को प्रकट करना इनके साहित्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति और रीति निरूपण की प्रवृत्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण दो प्रवृत्तियां हैं जो हमें रीतिकालीन काव्य में देखने को मिलती हैं। श्रृंगारिकता यानी लक्षणों और उदाहरणों में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति
को ये सर्वांग विवेचन और विशिष्टांग विवेचन दो भागों में बांटते हैं। सर्वांग विवेचन में रस, छंद, रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिका भेद सभी अंगों पर विवेचन किया जाता है। और विशिष्टांग विवेचन में रस, छंद, अलंकार इन तीनों में से किसी एक अथवा तीनों का विवेचन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं मुख्य मुख्य विशेषताएं जो रीतिकालीन काव्य में हमें देखने को मिलती है। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, भक्ति वैराग्य की भावना देखने को मिलती है, वीर रस हमें देखने को मिलता है। वैसे श्रृंगार रस, लेकिन वीर रस कुछ एक, जैसे भूषण ने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति हमें यहाँ अधिक देखने को मिलती है। नायिका भेद निरूपण संबंधी काव्य लिखा गया है और कला पक्ष की प्रधानता हमें यहाँ देखने को मिलती है। शिल्प की अगर हम बात करें तो सतसई परंपरा का पुनरुद्धार यहाँ देखने को मिलता है। रसानुकूल छंदों का प्रयोग, परंतु दोहा छंद की प्रधानता हमें रीतिकाल में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनाकर पूछा जाता है कि रीतिकालीन कवियों को कितने भागों में बांटा जाता है और किसे हम रीतिबद्ध कवि कहेंगे, किसे हम रीति सिद्ध कवि कहेंगे और किसे हम रीति मुक्त कवि कहेंगे। रीतिकालीन कवियों का ये जो वर्गीकरण है यह किसने किया है, ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण किया है। रीतिबद्ध कवियों की बात करें हम तो सबसे पहले देखेंगे कि रीतिकाल के वो कवि जिनके द्वारा संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीति के बंधन में बंधकर लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने उन्हें हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीति सिद्ध कवि किन्हें कहेंगे, रीति काल के वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए परंतु उनमें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना की। यानी लक्षण ग्रंथ तो इन्होंने नहीं लिखा लेकिन नियमों का पालन इन्होंने किया, इन्हें हम रीति सिद्ध कवि कहेंगे। रीति मुक्त कवियों की अगर हम बात करें तो रीति काल के वे कवि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया, किंतु स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर इन्होंने काव्य रचना की, इन्हें हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। इन तीनों से संबंधित प्रश्न, रचनाकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न और रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से रचनाकार हैं जो रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। नाम याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, दुल्हे, मतीराम, जसवंत सिंह देव, ग्वाल कवि, पद्माकर। पद्माकर रीतिबद्ध कवियों की प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भिखारी दास, सोमनाथ, तोष और कुलपति मिश्र ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीति सिद्ध कवियों की बात करें तो बिहारी, सेनापति, वृंद, रसनिधि, पजनेश और नेवाज का नाम आता है। बिहारी रीति सिद्ध कवियों के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त कवियों की बात करें तो आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव ये रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं और घनानंद रीति मुक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। द्विजदेव ये अयोध्या के राजा थे मानसिंह और रीति मुक्त काव्य परंपरा के अंतिम कवि भी इन्हें माना जाता है। तो हमें रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों की इन कवियों का नाम याद रखना है। ये ध्यान रखना है कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो कवि हैं इनका जो प्रेम था वह क्रीड़ा पर था, लेकिन जो मुक्त कवि हैं इनका प्रेम जो है यह पीड़ा परक था, जैसे घनानंद। रीतिबद्ध कवियों की बात करें तो इनके यहाँ आसक्ति मूलक मुहावरे मिलते हैं और घनानंद के यहाँ जो मुहावरे मिलते हैं यानी रीतिमुक्त कवियों के यहाँ जो मुहावरे मिलते हैं वो वेदना मूलक मिलते हैं। रीतिबद्ध को आचार्य कवि, रीति सिद्ध को हम काव्य कवि और रीति मुक्त को स्वच्छंद कवि कह सकते हैं। रीतिबद्ध को क्या नाम दिया, आचार्य, रीति सिद्ध को काव्य और इन्हें स्वच्छंद कवि कहते हैं। रीतिबद्ध कविता पाठक को चमत्कृत करती है, रीतिबद्ध कविता पाठक को चमत्कृत करती है। वहीं रीति मुक्त कविता की बात करें तो यह आंदोलित करती है। रीतिबद्ध और सिद्ध कवियों की दृष्टि श्रृंगार के संयोग पक्ष पर ही अधिक रही है, जबकि रीति मुक्त कवियों के यहाँ वियोग श्रृंगार की बात भी हमें देखने को मिलती है। रीतिबद्ध कवियों के यहाँ अगर हम बात करें
तो आचार्यत्व की ओर अधिक इनकी दृष्टि रही है। रीति सिद्ध कवियों के यहाँ आचार्य के साथ साथ कवि रूप को भी महत्व दिया गया है, लेकिन रीति मुक्त कवियों के यहाँ कवि रूप को प्रमुखता दी है। इन्होंने आचार्यत्व का विरोध किया है। अब आपसे विशेषताओं में पूछा जा सकता है कि रीति मुक्त जो कवि हैं ये आचार्यत्व का विरोध करते हैं, क्या ये कथन सत्य है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सत्य कथन है। रीतिबद्ध कवियों के यहाँ कला पक्ष प्रधान है, भाव पक्ष गौण है। रीति सिद्ध कवियों के यहाँ दोनों पक्षों पर बल है और रीति मुक्त कवियों के यहाँ केवल भाव पक्ष को महत्ता दी गई है। यानी इनके यहाँ कला पक्ष, इनके यहाँ कला और भाव दोनों पक्ष, और इनके यहाँ भाव पक्ष को महत्ता प्रदान की गई है। रीतिबद्ध कवियों ने प्रत्यक्षतः रीति की बंधी हुई परिपाटी का अनुसरण करके लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। रीति सिद्ध में रीति जहाँ स्वयं सिद्ध हो गई है, अर्थात इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, फिर भी लक्षण ग्रंथों का निर्माण हो गया है। रीति मुक्त कवियों की विशेषताओं के प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके यहाँ अशरीरी मानसिक प्रेम को महत्व दिया गया है। स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। वियोग पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। शास्त्रीयता और नैतिकता का ये विरोध करते हैं, आचार्यत्व का ये विरोध करते हैं। व्यक्तिकता और भाव प्रवणता यहाँ देखने को मिलती है। इनका जो विरह है यह पीड़ा का अत्यंत सुंदर आयोग हमें देखने को यहाँ मिलता है। भाव पक्ष इनके यहाँ प्रबल है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पहला रीति ग्रंथ कौन सा मानेंगे? पहला रीति ग्रंथ अगर हम कहें तो हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में कृपाराम के द्वारा रचित, इसे हम पहला रीति ग्रंथ मानते हैं। इसमें 5 तरंग हैं, नायिका भेद और रस निरूपक ग्रंथ है। रीति काल का पहला रीति ग्रंथ किसे कहेंगे? रसविलास को। ये चिंतामणि द्वारा रचित है। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक की अगर हम बात करें, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए लिखे हैं। रीतिकाल का पहला रीति ग्रंथ रसविलास। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक की बात करें तो चिंतामणि त्रिपाठी, और सर्वमान्य मत अगर हम देखें तो केशवदास। तो इन सभी बातों का आप ये 3-4 प्रश्न हैं, बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। साहित्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर प्रश्न आता है रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक तो केशवदास माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना अगर किसे कहेंगे, पहली रीति परक रचना, तो वो हित तरंगिणी, जिसमें 5 तरंग हैं। 1541 में कवि कृपाराम द्वारा लिखी गई है। इसमें कुल 400 छंद हैं। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। रीतिकाल का प्रधान रस पूछा जाता है तो श्रृंगार रस, और रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, इनका ध्यान रखेंगे। रीतिबद्ध कवियों में पद्माकार, रीति सिद्ध में बिहारी और रीतिमुक्त में घनानंद। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चिंतामणि त्रिपाठी की। चिंतामणि त्रिपाठी ये 3 भाई थे। इनके जटाशंकर, भूषण और मतीराम तिकवापुर गांव के ये रहने वाले थे। रसविलास इनकी प्रमुख रचना मानी गई है, जो 1633 ईस्वी में लिखी गई थी, और इसे रीतिकाल की प्रथम रचना भी माना जाता है। कवि कुल कल्पतरु, ये रचना बार बार पूछी जाती है। चिंतामणि त्रिपाठी की सर्वांग निरूपक रचना है। यह प्रश्न भी आ चुका है कि चिंतामणि त्रिपाठी की सर्वांग निरूपक रचना कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु। कवित्व विचार, छंद विचार पिंगल, कृष्णचरित पर आधारित कवि विचार, काव्य प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृष्णचरित और रामायण। अब बात करते हैं हम केशवदास की। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ। ओरछा में अगर बात करें हम इनकी रचनाओं की, तो एक सूत्र है रराकर विवि जहान। इस सूत्र से आप इनकी रचनाओं को याद रखेंगे, क्योंकि रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है और रचनाओं का नाम भी पूछा जाता है, और रचनाओं से संबंधित तथ्य भी केशवदास के यहाँ से पूछे जाते हैं। केशवदास की एक सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पूछी जाती है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विरजाई कविता बनिता मित। ये इनकी कवि प्रिया रचना है, उसमें से ली हुई पंक्तियां हैं। 16 प्रभावों में कवि प्रिया को विभक्त किया गया है रचना को, और अलंकार को सर्वाधिक इन्होंने महत्व प्रदान किया है, इसलिए ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है। रसिक प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 16 प्रकाशों में इसको विभक्त किया गया है, और केशवदास द्वारा रचित सर्वप्रथम रचना यह मानी जाती है। रामचंद्रिका की बात करें तो 1601 ईस्वी में यह लिखित रचना है, और
39 प्रकाशों में इसे विभक्त किया गया है और प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्यात्मक रचनाएं मानी जाती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इनकी। कवि प्रिया पे हम बात कर चुके हैं। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख वर्णन, रतन बावनी, विज्ञान गीता, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें केशव दास की, तो ये इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। प्रश्न पूछा जाता है कि केशव किस राजा के आश्रय में रहते थे? इंद्रजीत सिंह के आश्रय में। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि भी माने जाते हैं। इस वजह से वो पंक्ति पूछी जाती है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, अतः शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल ने किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो केशवदास को। श्याम सुंदर दास के अनुसार ये रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, रचनाओं को ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं रतन बावनी। रत्न सिंह की प्रशंसा में इन्होंने लिखी है, भाषा संस्कृत इनकी रही है। अब हम बात करते हैं देव की। देवदत्त द्विवेदी, जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी, ये इटावा कन्नौज के रहने वाले थे। इनकी रचनाओं को लेकर के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है भाव विलास। भाव विलास यह इनकी 16 वर्ष की आयु में रचित पहली रचना मानी जाती है। जब ये 16 साल के थे जब इन्होंने भाव विलास की रचना की थी, और यह जो रचना है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को इन्होंने सुनाई थी। इसमें श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद आदि का अलंकारों का विवेचन करते हुए ये रचना लिखी है। भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देवचरित्र, देवमाया, देवशतक, देवमाया प्रपंच और शब्द रसायन, कवित रत्नाकर, ये सेनापति की रचना है। राग रत्नाकर जो रचना है यह देव की है, और कवित रत्नाकर जो रचना है यह सेनापति की है, याद रखेंगे। अष्टयाम में इन्होंने 8 पहरों के बीच में होने वाले नायिका भेद के विलासों का वर्णन किया है। कुशल विलास में फप्पू नरेश राजा कुशल सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखी है। रसविलास का प्रश्न पूछा जाता है कि रसविलास जो रचना है यह किनके आश्रय में इन्होंने लिखी है? तो भोगीलाल के आश्रय में रह करके इन्होंने ये रचना लिखी है। शब्द रसायन या काव्य रसायन इनकी महत्वपूर्ण रचना है। शब्द रसायन या काव्य रसायन याद रखेंगे। यह जो रचना है इन्होंने शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार, छंद विवेचन आदि सभी को लेकर के लिखी है। जाति विलास, राग रत्नाकर, इनकी रचनाओं के नाम आप याद रखेंगे। अष्टयाम, नायक नायिका भेद के जो 8 पहर होते हैं उनका वर्णन किया है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, इस पर बात हम पीछे कर चुके हैं। और कवि कल्प द्रुम, रीतिकाल में बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो एक दूसरे से मिलती रहती हैं, तो आप रचनाओं को अच्छे से देख लेंगे। कवि कुल कल्पतरु रचना सर्वांग निरूपक ग्रंथ है चिंतामणि त्रिपाठी का, और कवि कल्प द्रुम जो रचना है यह है श्रीपति की। दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं काव्य कल्प द्रुम जो रचना है यह सेनापति की है। इन तीनों को याद रखेगा। कवि कुल कल्पतरु, कवि कल्प द्रुम और काव्य कल्प द्रुम ये सेनापति की रचना है, और कवि कुल कंठाभरण यह दुल्हे की रचना है। अब हम बात करते हैं रीतिकालीन कवि भूषण की, जो रीतिकाल में वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिख रहे थे। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वह है शिवराज भूषण, जो एक अलंकार ग्रंथ है। भूषण की बात करें तो इनका जन्म तिकुआपुर कानपुर में हुआ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम घनश्याम था, जो पूछा जाता है। भूषण का मूल नाम घनश्याम, किसके अनुसार? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। भूषण की उपाधि इनको मिली थी, और ये चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। ये छत्रसाल, बुंदेला और शिवाजी के आश्रय में रहकर अपनी रचनाएं लिखते हैं। इन्हें रीतिकाल के राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। ये मुस्लिम विरोधी होने के कारण पाठ्यक्रम में नहीं रखे जाते हैं कई बार, लेकिन आज अगर हम देखें तो इनकी काफ़ी रचनाएं पाठ्यक्रम में हमें देखने को
मिलती हैं। अगर हम भूषण की बात करें तो शिवराज भूषण, इसमें 100, आगे देखिए इनकी रचनाओं से, इनकी उपाधि की बात कर लिए है, इनकी रचनाओं की बात करते हैं। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण में 105 अलंकारों की बात की गई है और उदाहरण के लिए कुल 385 पद इन्होंने इसमें रचे हैं। इस ग्रंथ में अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में और उदाहरण सवैया छंद में दिए गए। ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने लक्षण दिए हैं वो दोहा में, और फिर जो उदाहरण दिए हैं वो सवैया छंद में दिए हैं। इसके अलंकारों के लक्षण आचार्य पीयूषवर्षी जयदेव द्वारा जो चंद्रालोक है और मतीराम की जो ललित ललाम है, इन ग्रंथों पर आधारित है। इनके नाम भी कई बार रचनाओं के पूछे जाते हैं। चंद्रालोक देव जयदेव द्वारा रचित है और मतीराम की कौन सी, ललित ललाम की बात हमने की। शिवा बावनी इनकी और महत्वपूर्ण रचना है। ये 52 कवित्व में शिवाजी के शौर्य का वर्णन करती है। छत्रपाल दशक, अलंकार प्रकाश, भूषण विलास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिकाल के राष्ट्र कवि के नाम से ध्यान रखेंगे, जाने जाते हैं। शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की है। अगर आपसे प्रश्न बनाकर पूछ ले कि शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि की भाषा की आलोचना की है, तो भूषण की। डॉक्टर नगेंद्र इनको रीतिकाल का विलक्षण कवि के नाम से मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही रीतिकाल की श्रृंगार और प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस को महत्व दिया है। इसलिए अगर हम कहें कि नगेंद्र ने किसी रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है, तो भूषण को। ऐसा माना जाता है कि राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था, इस पर इन्होंने लिखा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आगे दिखते हैं रीतिकाल के अन्य महत्वपूर्ण कवि। जसवंत सिंह इनकी महत्वपूर्ण रचना है भाषा भूषण, जो अलंकार ग्रंथ है एक, जो संस्कृत के चंद्रालोक, अभी हमने बात की जयदेव की जो चंद्रालोक है उस पर आधारित है। मतीराम की रसराज, रस और नायिका भेद पर आधारित रचना है। अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी, इन रचनाओं को आप ध्यान रखेंगे। मतीराम की रसराज, ज्ञानचंद की अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी स्वरूप सिंह के आश्रय में रह करके लिखी थी। मतीराम की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, वो एक तो है ललित ललाम, जो भाव सिंह के आश्रय में लिखी थी। एक है व्रत कौमुदी, जिसकी अभी हमने बात की, स्वरूप सिंह के आश्रय में लिखी थी। और अलंकार पंचाशिका जो है ये ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी थी। रसराज मतीराम सतसई, फूल मंजरी, छंद संगासा, साहित्य सागर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मतीराम के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक इनके आश्रयदाताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ये केवल श्रृंगार निरूपक कवि माने जाते हैं। ललित ललाम में लगभग 100 अलंकारों का विवेचन किसके आधार पर किया है, कुवलयानंद, जो अप्पे दीक्षित की प्रमुख रचना है, उसके आधार पर किया गया है। कुलपति मिश्र की बात करें तो रस रहस्य, जो इनका सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण रचना है कुलपति मिश्र की रस रहस्य। इसके अलावा संग्राम सार, जो महाभारत के द्रोण पर्व का हिंदी अनुवाद है, महत्वपूर्ण रचना कुलपति मिश्र की मानी जाती है। कुमार मणि का रसिक रंजन, ध्यान रखेंगे। रसिक गोविंद की रसिक गोविंदानंद। रीतिकाल की बहुत सी रचना और रचनाकार हैं, सभी को आप याद नहीं रख सकते, लेकिन महत्वपूर्ण रचनाओं को आप याद रखिए। भिखारी दास की महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर हम बात करें तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश भिखारी दास की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। और काव्य निर्णय इनकी जो रचना है ये हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, वह माना जाता है। अब हम बात करें सोमनाथ की तो सभा मंडन और रस पीयूष निधि, जो ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अमीर दास, सभा मंडन। ग्वाल कवि की साहित्यानंद, रसिकानंद और हमीर हट। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजो बार, ग्वाल की है। तोष की सुधा निधि और पद्माकर के पद्माभरण और जगत विनोद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माकर की इन रचनाओं को आप ध्यान रखेंगे। जगत विनोद जो इनकी रचना है पद्माकर की, ये जगत विनोद, इसकी बात करें तो यह प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है और इसमें कुल 6 प्रकरण हैं।
ये जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, जिनसे इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी। ये लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में अंतिम प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं। आगे देखिए, लाला भगवान दीन चौथा रत्न। बिहारी की अगर हम बात करें, बिहारी माथुर चौबे थे। पिता का नाम इनका केशवदास माना जाता है। अगर हम संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों की बात करें तो नाम आता है बिहारी का। अगर रीतिबद्ध का बात करें तो पद्माकर, रीति सिद्ध में बिहारी और रीति मुक्त में घनानंद। और संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो बिहारी का नाम आता है। बिहारी के संदर्भ में अगर हम कहें तो इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। इनका एक तथ्य है, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा, बसी ससुराल, पूछा भी जाता है कई बार। बिहारी ने राजा जयसिंह ने इनको एक काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया था। इनकी एक छंद को पढ़ करके एक मोहर भी ये दिया करते थे। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण जो पंक्ति है वो पूछी जाती है, नहीं पराग मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही जो बंदियों आगे कौन हुआ। ले किस राजा को लेकर के जब वो अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में फंस जाता है, तो यह है राजा जयसिंह की बात इन्होंने की है। दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी गई। प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद इन्होंने बनाया है। बिहारी सतसई इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मेरी भवबाधा हरोर, भक्ति और नीति से संबंधित कई दोहे इन्होंने इसमें लिखे हैं। मेरी भवबाधा हरोर, राधा नागरी सोए, काली डूंगरी की बात हमने अभी कर ली है। बिहारी सतसई पर फारसी में, हिंदी में कई टीकाएं सबसे अधिक अगर हम कहें तो बिहारी पर लिखी गई हैं। बिहारी एकमात्र कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट किया है। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीका बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। बिहारी के गुरु नरहरिदास बारहट रहे हैं। बिहारी सतसई के उपजीव्य आधार ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं? हाल कवि की गाहा सप्तशती, आर्य सप्तशती गोविंद की और अमरूक शतक अमरूक की। बिहारी सतसई के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई रचना नहीं हुई, किसका कथन है? ग्रिएशन का। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इन्होंने एक और बात कही है, बिहारी का आसन सबसे ऊंचा है। बिहारी सतसई के दोहे रस के छींटे हैं, कड़े हुए बेल बूटे, ये किसने कहा? ये भी प्रश्न शुक्ल का है, कथन शुक्ल का है, प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी, शुक्ल ने कड़े हुए बेल बूटे और मिश्र बंधुओं ने देव बढ़िया बिहारी विवाद की देन देने वाले थे मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। देव और बिहारी रचना कृष्ण बिहारी मिश्र की है। बिहारी और देव रचना दोनों में कंफ्यूज होते हैं और बार बार परीक्षा में पूछी भी जाती हैं रचनाएं। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचनाएं हैं। बिहारी सतसई पर पहली टीका किसने लिखी? तो कृष्ण बिहारी कवि जो है इन्होंने पहली टीका लिखी। लाला भगवान दी ने सूर, तुलसी और केशव के बाद इनको हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। बात कर चुके हैं हम बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। देव और उनकी कविता नगेंद्र की। नृपशंभु शिवाजी के पुत्र हैं। नायिका भेद व नक्सिक पर इन्होंने लिखा है। शकुंतला नाटक नेवाज की है। पजनेस का नक्सिक और मधुर प्रिया, हटी जी का श्री राधा सुधा शतक। अब हम बात करते हैं रीति मुक्त कवियों की। रीति मुक्त कवियों की हम बात करें, रीति सिद्ध की और रीति बद्ध की कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है रीति मुक्त में वो है घनानंद का। ये जाति से कायस्थ जाति से रहे हैं और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ इन्होंने काम किया है। आश्रय में इन्होंने कविताओं की रचना की है। इनका मूल नाम आनंद घन रहा। लय बिठाने के लिए नाम का विपर्य किया गया है। दिल्ली के दरबार मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रेमिका सुजान गणिका या वेश्या थी। नाराज होकर जब ये वृंदावन चले जाते हैं और निम्बाक संप्रदाय में दीक्षित होते हैं तो नादिर शाह के सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और सिपाही जब इनको कहते हैं जर 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 तो घनानंद कहते हैं रज रज रज। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। शुक्ल ने इनको साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रेम की पीर का कवि कहा है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसने घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है, किसने साक्षात रसमूर्ति का या प्रेम का पीर का कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
ये सुजान वेश्या से प्रेम करते थे, जिनके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग भी किया है। ध्यान रखेंगे, दिनकर ने इनके विरह को पूंजी के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा है, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। रीतिकालीन कवियों में घनानंद का श्रृंगार वर्णन सबसे अधिक आकर्षक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्वानुभूत स्वच्छंद पद्धति पर लिखा हुआ है। नादिर शाही में ये मारे जाते हैं जब ये कहते हैं, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम में इनका प्रेम अंत में बदल जाता है। क्योंकि अभी बात की कि सुजान जो शब्द है ये बाद में किसके लिए प्रयोग में करते हैं, तो कृष्ण के लिए। काव्य में इन्होंने सुजान शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग में किया है, पहले ये सुजान के लिए करते थे। प्रेम के पीर के कवि इन्होंने शुक्ल ने घनानंद को कहा है, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। दिनकर की पंक्ति अति सूद स्नेह कुमारग है। बार बार पंक्ति पूछी जाती है, रावरे रूप की रीति अनीब लोग लागी कवित बनावती है। पंक्तियाँ बार बार घनानंद की पूछी जाती हैं। समुझे कविता घन आनंद की ही ये आँखिन ने हते पीर तके। ये बृजनाथ नामक विद्वान की प्रशंसा में, किस बृजनाथ नामक विद्वान ने इनकी प्रशंसा में लिखा, तो घनानंद की प्रशंसा में। समुझे कविता घन आनंद की नेह की पीरत की, आखन की है आखिन नेह की पीरत की। जहाँ साँच चले तजे आपन पोज चिके कपटी निसंग। ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं, बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। अगर हम घनानंद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसिकेवली, कृपाकंद, सुजान हित, घनानंद कवित, वियोगवेली, प्रीति पावश, प्रेम पत्रिका, इश्क लता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछी जाती है। इश्क लता जो रचना है ये घनानंद की है, और इश्क नामा जो रचना है यह बोधा की है। विरह लीला जो रचना है ये घनानंद की है, और विरह वारिश जो रचना है ये बोधा की है। तो इन दोनों का अंतर आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछी जाती है। इश्क लता और विरह लीला घनानंद की है, और इश्क नामा और विरह वारिश बोधा की रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं अगले रीति मुक्त कवि की, जिनका नाम है बोधा, और इनका पूरा नाम क्या है, बुद्धि सेन। इन्हें फक्कड़पन के नाम से जाना जाता है। रीति मुक्त कवियों में आपको न चाहे ताको बापू को न चाहे, ये पंक्ति बोधा की है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछी जाती है। ये पन्ना के दरबार में रहते थे। इश्कनमा और विरह वारिश की बात हम कर चुके हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रेमिका का नाम सुभान था, जबकि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ये भी गणिका थी। 6 माह के लिए इनको देश निकाला मिल जाता है, इस बीच वे विरह वारिश लिखते हैं। बोधा ने कहा सुभान अल्लाह, इनकी जो प्रेयसी थी उनका नाम है, सुभान ने दे दी गई। बोधा के काव्य में स्वभावोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे अगले रीतिकालीन कवि की, आलम। आलम की महत्वपूर्ण रचना है। आलम के लिए दिल्ली दरबार में रहते थे। हृदय तत्व और इश्क तत्व ये किसके आश्रय में रखते थे, तो मुअज्जम के आश्रय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम नामक 2 कवि हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये रीति मुक्त कवियों की हम बात कर रहे हैं। पहले जो आलम हुए थे ये सूफी काव्य में शामिल किए जाते हैं, जिसकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। हमने पढ़ी थी, माधवानंद कामकंदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित। और ये जो आलम माने जाते हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा में शामिल किए गए हैं, जिनकी एकमात्र मुक्तक शैली में रची रचना है आलम केली। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन दोनों को एक ही कवि मान लिया है। ये जाति से ब्राह्मण थे। इन्होंने शेख रंगेराजन, इनकी जो प्रेयसी थी वो शेख रंगेराजन नामक थी, मुसलमान महिला से इन्होंने विवाह किया था। नगेंद्र इस बात से सहमत नहीं है, वे आलम की जाति शेख मानते हैं। तो आलम केली इनकी रचना का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने ब्राह्मण से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। कहते हैं अलंकारों की प्रधानता इनके यहाँ देखने को मिलती है। ठाकुर कवि की अगर हम बात करें तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका संकलन किसने किया है, तो लाला भगवान दीन ने इन रचनाओं का संकलन किया है। ये जाति से कायस्थ माने जाते हैं। इनके काव्य में लोकोक्ति और मुहावरे देखने को मिलते हैं। लोगन कविता की वो खेल करी जानो है, इनकी ये पंक्ति है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। किसकी है, तो ठाकुर की है। इनका काव्य लोक धर्मी प्रतीत होता है। द्विजदेव ये अयोध्या के राजा हैं। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं।
तो इस प्रकार से हमने रीतिकाल के प्रमुख रचना और रचनाकारों को पढ़ा है। लाल कवि की रचना के बारे में पूछा जाता है। छत्रप्रकाश इनकी प्रमुख रचना है। इनका पूरा नाम लाल कवि का गोरेलाल पुरोहित माना जाता है। सुदन कवि की सुजान चरित। रीतिकालीन रचना और रचनाकारों को आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में भी आपसे पूछी जा सकती हैं और नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक ग्रंथ की श्रेणी में आता है, कौन सा अलंकार ग्रंथ है और कौन सा रस निरूपक ग्रंथ की श्रेणी में आता है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आप देख लेंगे। तोस की, सोमनाथ की, सुखदेव मिश्र की, भूषण की, सेनापति की, भिखारी दास की, बिहारी की, देव की, चिंतामणि त्रिपाठी की, केशवदास की, इनकी रचनाओं को आप याद रखेंगे। वृंद कवि, इनका वास्तविक नाम वृंदावन था। काशी में तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य और वेदांत आदि की शिक्षा ग्रहण की थी। सेनापति, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो एक जैसी ही लगने वाली रचनाओं को भी आप देख लेंगे। एक और पंक्ति जो रीतिकालीन काव्य में से पूछी जाती है वह अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी है। रसलीन की प्रमुख पंक्ति है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।